हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीताराम चौधरी एसआरसी मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आने वाले कल जो वीडियो होगी उसमें हम मालदेव राठौड़ के बारे में जिक्र करेंगे। चलो उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है मालदेव राठौड़ का जो शासनकाल रहा था वो 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक रहता है। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 5 जून 1532 ईस्वी को सोजत पाले में हुआ था। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अलग अलग इतिहासकार ने इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसे मालदेव को पुरुषार्थी बताया है बदायूनी ने। एक इतिहासकार हुआ है बदायूनी, उसने मालदेव को क्या बताया है? पुरुषार्थी। दोस्तों, पुरुषार्थी मतलब क्या होता है? ऐसा राजा जो मानव का सम्मान करता हो। दूसरा इतिहासकार फरिश्ता फरिश्ता तो ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली जो शासक मानते हैं वो मानते हैं मालदेव राठौड़ को। कौन मानते हैं? फरिश्ता नाम का जो इतिहासकार हुआ है वो। आगे हम आपको बता दें जो तीसरी जो बात है जो फारसी इतिहासकार है। दोस्तों, फारसी इतिहासकारों ने मालदेव राठौड़ को असमत वाला शासक कहा है। अब आप कहोगे सर ये असमत क्या होता है? असमत का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली शासक। ऐसा राजा जो शक्तिशाली हो उसे बोलते हैं हसमत। अर्थात असमत वाला राजा किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने। देखिए, अब हम आपको जैसे कि इनके सैनिक अभियानों के बारे में बता दें। दोस्तों, जैसे कि हम एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया इनको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है मालदेव राठौड़ को। तो इसका मतलब इन्होंने क्या युद्ध तो लड़े। अब देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट शासक बताता हूँ इन्होंने किस किस को हराया। सुनिएगा दोस्तों, इनके जो समकालीन का मतलब ये होता है कि जैसे क्या है, अब प्रेजेंट में वो शासक है तो उनके समय पर जैसे क्या है, जैसे मेवाड़ का शासक कौन था, सिवाना का कौन था, ठीक है, अपने नागौर का कौन था, इस तरह से क्या इन्हें बोलते हैं समकालीन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। आपको पता हो तो जैसे क्या है, मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में, और वो हुआ था गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, उसका आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे हम आपको बताएं। देखिएगा जब वो 1533 और 34 का जो युद्ध हुआ था, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बच्ची आ गई बीच में। दोस्तों, उस समय क्या हुआ, 1533-34 ईस्वी में मालदेव राठौड़ ने विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई थी। मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में उस समय। और आपको पता हो तो मेवाड़ में अपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो जो बनवीर नाम का जो जो क्या बोलते हैं, मतलब बनवीर नाम का जो व्यक्ति था उसने क्या किया था, उदय सिंह को राजगद्दी से हटाने का प्रयास किया था और 1-2 साल के लिए शायद वो जैसे क्या राजा बना था। तो दोस्तों, बनवीर को राजगद्दी से हटाने में भी मालदेव राठौड़ की बहुत भूमिका रही है। एक बात बता दूं मैं आपको, जब बनवीर राजगद्दी से हट जाएगा तो उस समय तो क्या विक्रमादित्य की तो खैर मृत्यु हो चुकी थी। तो अगला शासक बनता है उदय सिंह। तो उदय सिंह के शासक बनने में महत्वपूर्ण योगदान था मालदेव राठौड़ का। इस खुशी में उदय सिंह जो था, उदय सिंह ने मालदेव राठौड़ को एक हाथी भेंट किया था जिसका नाम था बसंत राय हाथी, जो एक एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें दोस्तों, नागौर का जो शासक था, नागौर का शासक था दौलत खां। उन्होंने नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया था। किसने किया था? मालदेव राठौड़ ने। आपसे पूछ सकता है बताइए मालदेव राठौड़ ने नागौर के किस शासक को पराजित किया? तो आपका उत्तर होगा दौलत खां। इसी तरह दोस्तों, जैसे क्या है, सिवाना का डूंगर सिंह राठौड़ था, भादरा जोन का वीरा सिंदल था, आगे जैसे क्या है, जालौर का सिकंदर खां था। ठीक है, और जैसे कि मतलब काफ़ी शासक हुए थे, जैसे क्या बीकानेर में राव जयसिंह को पराजित किया था। तो हम अब एक एक के बारे में जिक्र करते हैं। चलो चलते हैं। तो भाई, मैंने आपको जैसे क्या, मैंने अभी अभी बताया था कि मेवाड़ के जो शासक थे वो विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, तो उनकी तो उसने सहायता की थी मालदेव राठौड़ ने। बाकी हम आपको बता दें, जो राव जैतसिंह की बात करें, बीकानेर का जो शासक था राव जैतसिंह, उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आपको पता हो तो पहोबा या साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 और 42 में। 1541 और 42 में ये युद्ध होता है किस किस के बीच में? एक तरफ तो था मालदेव राठौड़, उसकी दो सेनापति थे जैता और कूपा, और दूसरी तरफ बीकानेर का शासक था राव जैत सिंह। इस युद्ध में देखिए,
जो पओबा का युद्ध, साहिबा का युद्ध, एक ये पओबा का युद्ध, साहिबा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आपको 1541 और 1542 में जो आपके ऑप्शन मिले वो डेट लगानी है। हालांकि 1541 सटीक मानी जाती है, फिर भी यदि आपको लगता है कि 1542 ऑप्शन में आ रहा है और 1541 नहीं आ रहा है तो आपको 1542 लगाना है, ठीक है। देखिए होता क्या है, इस युद्ध में जो राव जैतसी था वो वीर गति को क्या होता है, प्राप्त होता है। एक बात बताइए, यदि क्या है कोई शासक पराजित हो जाएगा, वहाँ पर मालदेव राठौड़ यदि कब्जा कर लेगा तो बताओ अपना भी तो कोई व्यक्ति वहाँ पर जिसे ठहराएगा। तो उस समय वहाँ का जो शासक नियुक्त हुआ था वो उन्होंने क्या है, मालदेव राठौड़ ने कूपा को नियुक्त किया था। किसको? कूपा को। यानी बीकानेर का अब जिसे राजकार्य कौन चलाने लगा, उसका सेनापति था कूपा, वो चलाने लगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, चलिए दोस्तों। होता क्या है, जब मालदेव राठौड़ था तो उसके समकालीन जो दिल्ली का जो शासक था वो था हुमायूं। ऐसा कहते हैं कि उस समय क्या शेरशाह सूरी लगभग सभी राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया जा रहा था। तो जो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और किस किस के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में। उसमें क्या है, हुमायूं पराजित होता है। फिर अगले जैसे क्या अगले साल की बात करें 17 मई 1540 ईस्वी को फिर कन्नौज का युद्ध होता है, उसमें भी क्या है जैसे क्या हुमायूं पराजित होता है। तो इससे परेशान होकर जैसे क्या है हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने यदि वहाँ पर कब्जा कर लिया तो आपको पता है कि हुमायूं कम शक्तिशाली शासक नहीं था। तो मालदेव राठौड़ की आप ये कूटनीति समझो चाहे उसकी जैसे क्या कुछ भी समझो, मालदेव राठौड़ ने क्या किया, यदि जैसे क्या यहाँ पर शेरशाह सूरी अधिकार कर चुका है तो हो सकता है अगली मुसीबत अपने ऊपर आ जाए। तो हालांकि पहले हुमायूं में और जैसे क्या मालदेव राठौड़ में बनती नहीं थी, तो उसने क्या किया, हुमायूं को जैसे क्या है भाई उसके बुलाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा और कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा, आप इतनी जल्दी कैसे भागे, मैं आपको दिल्ली की राजगद्दी दिलाऊंगा, आप एक बार आकर मुझसे मिलो तो सही। ऐसा कहते हैं कि हालांकि जैसे हुमायूं को लगा कि यार ये अपनी सहायता क्यों कर रहा है, आखिर इसमें इसका क्या भला है, भाई ये अपनी सहायता क्यों करना चाहता है। तो भाई वो कहते हैं ना जैसे क्या मर्द आदमी क्या नहीं करता। तो वो आता है और जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं का भव्य स्वागत किया जाता है। किसके द्वारा? मालदेव राठौड़ के द्वारा। तो वहाँ पर क्या किया हुमायूं ने, उसके 3 विश्वसनीय व्यक्ति थे, मीर समंदर, रायमल सोनी और एक अतका खां। इन तीनों को क्या है किसके पीछे लगा दिया? मालदेव राठौड़ के पीछे। आखिर आप क्या पता करो कि ये जिसे क्या चाहता क्या है। तो उन तीनों ने निष्कर्ष निकाला कि हुमायूं जी बात ऐसी है, आप यहाँ से निकलो तो बढ़िया है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर ऐसा कर रहा है, बाकी आपकी कोई वो नहीं है, इनकी मनसा दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करना है, आप यहाँ से निकल जाइए तो बढ़िया रहेगा। चलो भाई, वो वहाँ से निकल जाता है। अब एक बात बताइए, ये सारी खबर किसको चलती रहती है? शेरशाह सूरी के पास पे पहुँचती रहती है। आज तक पर भाई जिसे टेलीकास्ट हो रहा था कि भाई ये एक दोनों हो सकते हैं, बाद में मेरे पर मुसीबत आ जाएगी। खैर जो भी हो, आगे होता क्या है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। देखिए हुमायूं ने तो उसकी सहायता की नहीं, किसकी? मालदेव राठौड़ की। तो उसने सोचा जिसे क्या शेरशाह सूरी ने क्यों ने जिसे क्या है मालदेव राठौड़ में पहले आक्रमण मैं ही कर दूं, आखिर वो इतना शक्तिशाली है, इसको देखो तो सही। तो ऐसा कहते हैं गुरी से क्या है गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों उसमें सभी जो ऑप्शन थे उसमें 1544 था और सभी में 5 तारीख थी, लेकिन किसी में मई था, किसी में जून था, किसी में जनवरी था, किसी में दिसंबर था। तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आपको देखो ये मेन जो जैसे युद्ध होते हैं ना उनकी डेट भी याद रखा कीजिए। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, ऐसा कहते हैं। देखिए जो बाहर के जो लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं, क्षत्रिय के सामने टिक नहीं पाते ऐसे लोग। हुआ क्या था, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। हुआ क्या, गिरी सुमेल के युद्ध में आपको पता है कि जैसे क्या शेरशाह सूरी के हाथ पैर फूल गए थे मालदेव राठौड़ के सामने। उसने सोचा यार इतना शक्तिशाली जो राजा है इसके सामने हम कैसे टिक पाएंगे। तो उसने क्या एक कूटनीति अपनाई। उसने क्या किया कि जैसे क्या जो शेरशाह सूरी था उसके साथ में ईसा खां, खवासा खां, जलाल खां जलवानी, इस तरह के उसके सहयोगी हुआ करते थे। उन्होंने उनसे जैसे क्या राय मांगी थी यार क्या किया जाए। तो ऐसा कहते हैं कि जो शेरशाह सूरी था
उसने हाजी खान नागौरी नाम का उसका एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि तुम जाओ और ऐसे करो, जो मालदेव राठौड़ के जो विश्वसनीय जो सैनिक है जैता और कूपा, उनके कैंप में जा और उनका जो बैग है उसमें 5,000 और एक सिरोही की तलवार रखी है। हाजी खान नागौरी गया और अपने काम को अंजाम देकर वापस आ गया। तभी उसने क्या किया, मालदेव राठौड़ को शेरशाह सूरी ने पत्र लिखा कि मालदेव राठौड़, तेरे दोनों सैनिक बिक चुके हैं। जो सेनापति थे ना जैता और कुपा, वो दोनों बिक चुके हैं और वो तेरे को युद्ध के समय मेरे हवाले कर देंगे। यदि तेरे को यकीन नहीं हो तो उनके थैले में देख ले 5,000 और एक सिरोही की सैनिक, जिससे क्या है सिरोही की तलवार रखी हुई है, चाहे चेक कर सकता है। हालांकि एक बार तो मालदेव राठौड़ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार आत्मविश्वास जब डगमगाने लगता है तो ऐसा ही होता है। आखिर वो जाता है टेंट में और उनकी बैग में देखता है 5,000 रुपये और साथ में एक सिरोही की तलवार रखी हुई थी। मालदेव राठौड़ ने सोचा शायद ये दोनों बिक चुके हैं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मालदेव राठौड़ वहाँ से छोड़कर सिवाना बाड़मेर की तरफ कूच कर जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहीं पर ही, क्योंकि ये आ चुका है यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि जो मारवाड़ की जो राठौड़ राजवंश था, इनकी जो शरण स्थली रही है वो सिवाना बाड़मेर रही है, ध्यान रखना। जबकि जो मेवाड़ की जो शासक थे, उनकी शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों जैता और कूपा ने बेचारों ने ऐसा किया ही नहीं था, उनके ऊपर तो आ गया ना बंदा। तो उन्होंने क्या किया कि हम महाराज को ये यकीन दिलाकर रहेंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम जितनी जो हमारी वीरता है, पावर है, उसके साथ लड़ेंगे और ये प्रूव करके रहेंगे कि महाराज ये आपने हमारे साथ गलत नहीं किया, जो हमारे ऊपर आपने विश्वास नहीं किया और आपने उसके दिए हुए पत्र पर विश्वास किया। ऐसा कहते हैं जैता और कूपा इतनी वीरता से लड़े उसके सामने, शेरशाह सूरी के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। आखिरकार वो क्या युद्ध जीतने ही वाले थे। शेरशाह सूरी क्या करता है, मैं युद्ध के मैदान में बीच मैदान में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे आज बचा ले बस, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तभी क्या होता है दोस्तों, जो जलाल खां जलवानी मैंने आपको बताया था, ईसा खां जिसके जलाल खां जिसके जलवानी जैसे उसके जो सहयोगी थे, उनमें जलाल खां जलवानी क्या करता है, 10,000 सैनिक ऐसे थे जो बिल्कुल फ्रेश थे। एक बात बताओ, एक तो आदमी जिससे क्या थका हुआ हो और एक आदमी फ्रेश हुआ हो जो बिल्कुल सटीक हो, तो बताइए वो तो उन पर भाई मतलब भारी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। जलाल खां जलवानी 10,000 सैनिक लेकर आता है और वो सैनिक इतनी बुरी तरीके से जिससे क्या है वो उन पर प्रहार करते हैं कि आखिरकार विजय किसकी होती है, शेरशाह सूरी की, और दोनों जैता और कूपा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या करे भाई, होने को कौन टाल सकता है। इसके बाद हुआ क्या, शेरशाह सूरी ने एक बात कही, आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी उनका कहने का मतलब था एक छोटे से राज्य यानी जोधपुर के लिए मैं एक हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों हिंदुस्तान जैसे राजधानी दिल्ली है, दिल्ली का शासक था वो, और सपोज दैट यदि वो उसमें हार भी जाता तो बताओ दिल्ली पर किसका कब्जा हो जाता, मालदेव राठौड़ का। तो बताओ उसकी क्या हास्य, बताओ जिससे क्या बादशाहत बताओ खो देता नहीं खो देता। ठीक है, आखिरकार दोस्तों क्या होता है, 1545 ईस्वी में जो इतिहासकार जो मानते हैं 1545 ईस्वी में मालदेव राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, जबकि आरबीएससी की जो 12वीं की जो बुक है दोस्तों उसमें 1546 दे रखा है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ भी आया था कि मालदेव राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों उसमें क्या है 1545 ही माना गया था। ठीक है, तो आपको 1546 नहीं माना, और वैसे ऑप्शन देख लेना एक बार जो भी है। दोस्तों होता क्या है, अब इसकी स्थापत्य कला के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। स्थापत्य कला की यदि हम के बारे में बात करें तो देखिए, पहला नंबर, मालदेव राठौड़ की एक पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूप दे। उसने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे बहूजी का तालाब भी कहते हैं। एक नंबर। दो नंबर की यदि हम बात करें दोस्तों, जो मालदेव राठौड़ था
इसने सातलमेर का वर्तमान नाम है पोखरण, ठीक है। सातलमेर, नागौर, भद्राजोन, जो ये दुर्ग थे इनका जीर्णोद्धार कराया था, इनका मरम्मत का कार्य करवाया था, ठीक है। तीसरी बात, सोजत का जो दुर्ग था उसका निर्माण मालदेव राठौड़ ने करवाया था। अगली नेक्स्ट बात, पोखरण जो दुर्ग है, हालांकि ये तो हम पहले क्या कर चुके हैं दोस्तों। मेन जो बात है वो है उमादे। उमादे ये क्या है, इसकी पत्नी थी जिसे रूठी हुई रानी के नाम से जाना जाता है। बताइए रूठी हुई रानी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है। और उसका नाम है उमादे। ये किसकी पत्नी थी, मालदेव राठौड़ की थी। अब इसको रूठी रानी क्यों कहते हैं, इसके पीछे देखिए रीज़न क्या है दोस्तों। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब जैसे क्या जो भी है हम आपको बताते हैं, देखिएगा। ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर का शासक था राव लूणकरण, उसकी पत्नी थी उमादे। इसकी उमादे की जो शादी होती है मालदेव राठौड़ के साथ में 1536 ईस्वी में होती है। अब रूठने के पीछे क्या कारण था, सुनिएगा। ऐसा कहते हैं कि क्या है, कोई जोधपुर कोई परगना था, उसको लेकर जैसे क्या है दामाद में और ससुर में क्या कहा सुनी हो जाती है, तो उसको लेकर उमादे रूठ जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहते हैं कि शादी की फर्स्ट नाइट को ही ऐसा कहते हैं कि इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, और वो एक दासी को लेकर। ऐसा कहते हैं कि मालदेव राठौड़ एक दासी से प्यार प्रेम करता था, उससे प्यार प्रेम का पता किसको लग जाता है, उमादे को लग जाता है। तो इस कारण उमादे रूट कर कहाँ चली जाती है, तारागढ़ चली जाती है। कहाँ चली जाती है, तारागढ़ के जो दुर्ग था अजमेर में, वहाँ चली जाती है। खैर जो भी है, अपन को क्या, बड़े आदमी की भाई बड़ी बात, अपन को क्या ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी का आक्रमण हो रहा था, तब मालदेव राठौड़ ने सोचा यार ये बंदा तो हो सकता है कि तारागढ़ पर भी आक्रमण कर दे, और वहाँ अपनी पत्नी है। तो मालदेव राठौड़ उसका एक विश्वसनीय आदमी था, प्रताप सिंह बारट, क्या नाम था, सॉरी ईश्वर बारहट, उसका नाम क्या था, ईश्वर सिंह बारट। ईश्वर सिंह बारट को भेजता है कि जा यार और उमादे को मना कर लेके आ, भाई जो गलती हो गई सो हो गई, अब की बार गलती नहीं होगी, अब की बार तो मुझे माफ़ कर दे। चलो, अब जैसे ही ये पता किसको लगा, मालदेव राठौड़ की अन्य पत्नियों को लगा कि यार ऐसे ऐसे जो जो मालदेव राठौड़ है, इसने क्या किया है, ईश्वर सिंह बारट को भेजा है उसको मनाने के लिए उमादे को। यदि उमादे आ गई तो अपनी छवि थोड़ी कम हो जाएगी, हो सकता है टाइम जैसे क्या मालदेव राठौड़ किसको दे ज़्यादा, उमादे राठौड़ को दे, भाई उसको तो क्या बिछड़े हुए क्या है काफ़ी दिन हो गए ना, तो हो सकता है हमारी इज्जत इतनी ना रहे। तो अन्य जो रानियां थीं उन्होंने क्या किया, आशा बारहट को भेजा। किसको भेजा, आशा बारहट को। आशा बारहट ऐसा काम कर कि वो उमादे यहाँ पर आ ही नहीं। पैसे कोई कमी नहीं है, पैसे जितना मांगी उतने मिल जाएंगे, तुम जा तो सही एक बार। ऐसा कहते हैं कि आशा बारहट उमादे के पास जाता है और वो उससे ओनली एक बात कहता है, उमादे यदि आपको पिया चाहिए तो अपने मान सम्मान का त्याग कर दो, और यदि आपको मान सम्मान चाहिए तो पिया का त्याग कर दो। इनमें से एक बात चुन लो आप। मान सम्मान चाहिए तो पिया का त्याग कर दो, और पिया यदि आपको चाहिए तो मान सम्मान का त्याग कर दीजिए। तो उमादे ने एक ही जवाब दिया, मुझे मान सम्मान चाहिए, पिया नहीं चाहिए। क्षत्रिय रानी का यही पहचान होती है, मान सम्मान स्पष्ट होता है उसका, चाहे पिया हो चाहे ना हो। और उसने जोधपुर नहीं जाने की कसम खा ली कि मैं जोधपुर जाऊंगी ही नहीं आज के बाद में। तो दोस्तों उसने अपने क्या निर्वस्त काल, जैसे क्या गूंदोज, जैसे क्या पाली में बिताया, तारागढ़ दुर्ग में बिताया, ऐसे बेचारी भटकती रही, लेकिन जोधपुर कभी नहीं गई। जब 1545 ईस्वी में मालदेव राठौड़ की मृत्यु होती है, सॉरी भाई शेरशाह सूरी की मृत्यु, गलती हो गई, शेरशाह सूरी की हुई थी 1545 में, ठीक है। मालदेव राठौड़ की तो 1562 में होगी भैया ना। 1562 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु होती है मालदेव राठौड़ की, तो मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ में वो सती होती है, उसे बोलते हैं महासती। देखो एक तो होती है आसती, महासती, सती, ये ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है। तो महासती राजस्थान की एकमात्र महासती है उमादे, और महासती का मतलब होती है जिसे ऐसी पत्नी जो अपने पति की निशाने के साथ सती होती है, तो उसे बोलते हैं महासती, ठीक है। तो उमादे क्या होती है, गूंदोज पाली में मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ में सती हो जाती है। यहीं पर दोस्तों मालदेव राठौड़ का इतिहास समाप्त होता है। इसके बाद में हम आपको कल बताने वाले हैं मालदेव राठौड़ के 3 बच्चे थे, उदय सिंह, राम सिंह और जिससे क्या है
चंद्रसेन। मुख्यतः 3 को लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी और भी थे लेकिन 3 को लेके चलेंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे कल। दोस्तों यदि आपको मेरी मेहनत यदि थोड़ी बहुत भी नज़र आ रही है तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।